हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जीएस रिवीजन श्रृंखला में आज हम मध्यकालीन भारत में उत्तर मुगल काल पढ़ेंगे, जो कि 1707 से 1857 ईस्वी तक रहेगा। उत्तर मुगल काल में मतलब यह है मुगलों से ही संबंधित, बट इसमें क्या है कि मुगलों का जो वर्चस्व था वो कम होने लगता है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें क्या है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो उसके 3 पुत्र होते हैं। कौन कौन से? मुअज्जम सिर्फ उर्फ शाह आलम, मोहम्मद आजम एवं कामबख्श। तो इनके बीच उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है और इसमें जीतता कौन है? बहादुर शाह फर्स्ट। ठीक, तो बहादुर शाह फर्स्ट जीत जाता है इसमें, जिसको विजयी हुआ, शाह आलम विजयी हुआ और बहादुर शाह नाम से बैठा। तो शाह आलम जो रहता है या मुअज्जम, मुअज्जम शाह आलम और बहादुर शाह फर्स्ट एक ही आदमी है। ठीक है, इसको अलग अलग नाम दिया गया है। मुअज्जम भी कहा जाता है, शाह आलम इसका नाम था और बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से सम्राट जब बना था तब इसने अपना नाम रख दिया था बहादुर शाह फर्स्ट। ठीक, बहादुर शाह रखा था, फर्स्ट तो हम लोग अपने पढ़ाई के लिए याद रखते हैं। तो यह धार्मिक दृष्टि से औरंगजेब की तुलना में उदार था। इसने क्या किया कि उत्तराधिकार का जो युद्ध था बहादुर शाह फर्स्ट के साथ गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। इसमें जो बहादुर शाह था इसका साथ किसने दिया? गुरु गोविंद सिंह ने और इसको गद्दी पर बिठाया। ठीक, इसके समय में बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों का विद्रोह किया तथा विद्रोह का दमन करने में ये असफल रहा। शाह ए बेखबर नाम से इसको जाना जाता था। उपनाम इसको दिया गया शाह ए बेखबर, क्योंकि ये राजपाट में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। ठीक, बहादुर शाह के 4 पुत्र हुए, जहांदार शाह, अजीम उस्सान, रफ़ी उस्सान और जमान शाह। अब इसमें से जहांदार शाह राजा बन जाएगा और इन तीनों के पुत्र बाद में धीरे धीरे एक एक करके राजा बनेंगे। ये तीनों अपने जीवन काल में राजा नहीं बन पाते। तो जहांदार शाह 1712 से 1713, ठीक है, लगभग 1 साल से भी कम समय के लिए राजा बनता है। और इसने क्या किया कि जजिया कर को समाप्त कर दिया और कुछ ज़्यादा इसके बारे में इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर बनता है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर अजीम उस शान का पुत्र था। ठीक है, मतलब जो इसका जो है ये जो है बहादुर शाह फर्स्ट, तो बहादुर शाह फर्स्ट का पोता है। ठीक, कौन? फर्रुखसियर। तो फर्रुखसियर जो है ये अजीम उस शान का पुत्र था। इसको जो है सैयद बंधुओं ने राजा बना दिया। ठीक, और तो इसने क्या किया कि सैयद बंधुओं में से जो सैयद हुसैन अली हैं इनको मीर बख्शी तथा दक्षिण का सूबेदार बना दिया और सैयद अब्दुल्ला खां को वजीर बना दिया। तो इन दोनों भाइयों को टॉप के जो मंत्रालय थे वो दे दिया गया। ठीक, इसके समय में बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने विद्रोह किया तो उसका अंत कर दिया इसने। ठीक, इसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया और इसके समय पर 1715 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रतिनिधि मंडल जॉन सरमन की अध्यक्षता में। तो पूछता है क्वेश्चन कि जॉन सरमन जो है भारत के कब आया था, उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो कौन था? फर्रुखसियर। ठीक, तो जॉन सरमन का नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इसकी अध्यक्षता में इसके दरबार में आया था, कुछ ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। उस समय फर्रुखसियर की तबीयत खराब थी, तो उसके साथ में एक हैमिल्टन नाम का डॉक्टर था जिसने फर्रुखसियर को ठीक कर दिया था। तो उससे खुश होकर इसने क्या किया कि 1717 में एक फरमान जारी करके कंपनी को अनेक रियायतें दे दी। ठीक, फर्रुखसियर ने। उसके बाद रफ़ी उद दरजात राजा बना और उसके बाद में रफ़ी उद दौला बना। ये दोनों जो है रफ़ी उस शान के पुत्र थे। ठीक, तो केवल इनका नाम याद रखिए, क्रम याद रखिए कि कौन पहले बना। पहले बना रफ़ी उद दरजात, फिर रफ़ी उद दौला। ठीक, दरजात पहले बना, दौला बाद में बना। बस, इनका और कुछ इन्होंने किया नहीं था, जिसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मोहम्मद रंगीला, मोहम्मद रंगीला इसका जो सही नाम है वो था रोशन अख्तर। ये 1719 से 1748 तक ये जो है गद्दी पर जो है विराजमान रहा। इसके समय सैयद बंधुओं का अंत हो गया। इसके समय चिन कुलिच खां जो कि निजाम उल मुल्क के नाम से जाना जाता था, 1724 में इसने हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। ये सन याद रखिएगा, 1724। ठीक, इसके समय फारस के शासक नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया एवं युद्ध में मोहम्मद शाह रंगीला को पराजित कर दिया। अब बैठेगा गद्दे पर अहमद शाह। ठीक, यह बहुत ही विलासी और अयोग्य शासक था। ये 1748 से 54 तक रहेगा। ठीक, ये बहुत ही विलासी शासक था, अयोग्य था। ठीक है, इसके सल्तनत शासनकाल में अफगानिस्तान के शासक जो अहमद शाह अब्दाली था उसने पंजाब पर आक्रमण किया और पंजाब को जीत लिया एवं सिंध को भी जीत लिया। किसने? अहमद शाह अब्दाली ने। किससे जीता? अहमद शाह से। ठीक है, अहमद शाह से अहमद शाह अब्दाली ने युद्ध किया और जीत गया। ठीक, क्या क्या जीता? पंजाब और सिंध को। अब जो है आलमगीर सेकंड राजा बनेगा 1754 में, 1754 से 58 तक। इसने शासन जो कि इन लोगों के नाम और क्रम याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है। इसके शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली दिल्ली आया। ठीक है, देखिए
अभी तक जो था अहमद शाह के समय इसने पंजाब और सिंध पे आक्रमण किया, उसको जीता। अब ये जब दूसरा राजा बन गया आलमगीर सेकंड, तो इसके समय पे ये जो है पंजाब को जीतकर दिल्ली आ जाएगा। तो दिल्ली आया अहमद शाह अब्दाली और रुहेला सरदार नजीबुद्दौला को अपना प्रतिनिधि बनाया तथा साम्राज्य का मीर बख्शी नियुक्त किया। ठीक है, दिल्ली को इसने जीत लिया। इसके शासनकाल में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। ठीक, तो आलमगीर सेकंड के समय में प्लासी का युद्ध हुआ। शाह आलम सेकंड, तो ये जो है 1759 से 1806 तक राजा रहता है, मतलब बादशाह बना रहता है। इसके समय 1764 का बक्सर युद्ध हुआ। ठीक है, ये कभी कभी पूछता है ना कि प्लासी का जब युद्ध हुआ था तो मुगल सम्राटों में कौन सा राजा था, जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो दिल्ली में शासन किसका था? तो कौन सा था? शाह आलम सेकंड, 1764 में। ठीक, और ये जो है दूसरे युद्ध में जो शाह आलम सेकंड है ये बक्सर के युद्ध में शामिल भी था। ठीक, 1765 में जब इलाहाबाद की संधि हुई, 1765 में इलाहाबाद की संधि द्वारा इसने अंग्रेजी कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है प्रदान कर दी। 1788 गुलाम कादिर नामक एक अफगान ने इसे अंधा कर दिया, और तो इसे क्या कहा जाता था? अंधा बादशाह भी कहा जाता था। किसको? शाह आलम सेकंड को अंधा बादशाह भी कहा जाता था। ठीक है, फिर गद्दी पर बैठता है अकबर सेकंड, जो 1806 से 1837 तक जो है राजा बना रहता है। और इसने क्या किया था कि जो इसके समय जो मुगलों के नाम के सिक्के थे, सम्राटों के नाम के, वो बंद हो जाते हैं। ठीक, बहादुर शाह सेकंड, जो कि जफर नाम से भी जाना जाता था, 1837 से 1857 तक ये लास्ट राजा रहता है मुगलों का। और ये जो है बाद में हटा दिया जाता है और इसको रंगून भेज दिया जाता है 1857 विद्रोह में शामिल होने के कारण, और वहीं पर 1862 में रंगून में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, इसकी कब्र भी कहाँ पर है? रंगून में। सैयद बंधु के बारे में जान लीजिए। ये हिंदुस्तानी मुसलमान अमीरों के नेता थे। सैयद अब्दुल्ला खां और सैयद हुसैन अली, ये दोनों भाई थे। क्या नाम था? सैयद अब्दुल्ला और सैयद हुसैन अली। इन दोनों के नाम पूछे जा चुके हैं पीसीएस एग्जाम में। फर्रुख सियर, फर्रुख सियर को इसी ने राजा बनाया था। ठीक है, और फर्रुख सियर ने सैयद हुसैन अली को मीर बख्शी और जो है उसके भाई को क्या बना दिया था? वजीर बना दिया था। ये दोनों भाई सम्राट निर्माता माने जाते थे, किंग मेकर उस समय के। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए कि जयपुर के राजा सवाई जय सिंह एक महान खगोल शास्त्री थे। इन्होंने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा, ठीक है, कहाँ कहाँ पर? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस, मथुरा। याद कर लीजिए, बनारस और मथुरा उत्तर प्रदेश में दो जगह, एक दिल्ली और एक मध्य प्रदेश उज्जैन और एक जयपुर, ठीक, राजस्थान में आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशाला का निर्माण करवाया। इलाहाबाद में इसने वेधशाला का निर्माण नहीं कराया था, तो याद रखिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आपके इलाहाबाद दे दिया जाता है। बनारस और मथुरा में करवाया था। ठीक, पांचों जगहों का नाम अच्छे से याद कर लीजिए। जिज मोहम्मद शाही नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो पुस्तक को नक्षत्रों संबंधी ज्ञान इसमें डाला इन्होंने। ठीक है, उसको लिखा। इसके लेखक जयपुर के शासक सवाई राजा जय सिंह थे। ठीक है, ये सबसे महान राजा माने जाते हैं मध्यकालीन भारत के हिंदुओं में। इन्होंने 1728 में जयपुर शहर की स्थापना की। कब? 1728 में। जय सिंह ने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। इसने यूक्लिड की रचना, रेखा गणित के तत्व और संस्कृत के अनुवाद कराया गया। ये बहुत बड़ी चीज़ है। राजा जो है जय सिंह हैं, बहुत महान माने जाते हैं, क्योंकि आप कभी भी राजस्थान या जो उस समय के हिंदू राजा देखेंगे तो उनकी मूर्ति लगी देखेंगे तो उस पर घोड़े पे वो सवार रहेंगे और बहुत बड़ी सी तलवार उनके हाथ में रहेगी। ये एक ऐसा राजा है जिसके जहाँ भी मूर्ति लगी हुई है, इसके जो है हाथ में तलवार की बजाय किताब है। ये उस समय गणित पे खोज कर रहे थे, विज्ञान में बहुत आगे बढ़ा दिए थे खोज अपनी, और बहुत ही ज़्यादा जो है वैज्ञानिक गतिविधियों में इनका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज था। ठीक है, और उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। ठीक, आमेर के खचवाहा वंश के शासक जय सिंह सेकंड ने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला का निर्माण करवाया था, जिसे जंतर मंतर आज कहते हैं। ठीक है, सोचो उस समय यूक्लिड पे खोज कर रहा था वो आदमी, कितना दिमागी रहा होगा। मुगल प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन के सर्वप्रथम व्यक्ति सम्राट होता था। तो ये सब तो चलो ठीक है। सम्राट के पदाधिकारी, इनके नाम याद रख लीजिए। जो वजीर होता था उसको, प्रधानमंत्री को वजीर कहते थे। वित्त मंत्री को क्या कहते थे? शाही दीवान। सैन्य विभाग के अध्यक्ष को कहते थे मीर बख्शी। ठीक है, मीर बख्शी किसको कहते थे? सैन्य विभाग के अध्यक्ष को। धार्मिक मामले के मंत्री को कहते थे सद्र उस सुदूर। न्याय विभाग के अध्यक्ष को कहते थे काजी उल कुजात। ठीक, शाही घराने के देखभाल करने वाले को कहते थे मीर ए शामा। तोपखाने के प्रमुख को कहते थे मीर ए आतिश। जल बेड़े के प्रमुख को क्या कहते थे? मीर ए बहर। पत्राचार को क्या कहते थे? पत्राचार विभाग के पद जो अधिकारी होता था उसको मीर ए मुंशी कहते थे। डाक एवं गुप्तचर विभाग के कहते थे दरोगा या डाक चौकी। और
दरोगा या डाक चौकी, डाक या गुप्तचर विभाग के प्रमुख को कहते थे। और धार्मिक अधिकारी को कहते थे मुहतसिब। क्या कहते थे? मुहतसिब। धार्मिक अधिकारी को मुहतसिब। ठीक। अब आइए देखिए प्रांतीय प्रशासन इनका कैसा था। तो मुगल काल में प्रांतीय प्रशासन जो है व्यवस्थित करने का श्रेय किसको जाता है? अकबर को। प्रांतीय प्रशासन केंद्रीय प्रशासन का प्रतिरूप था। जिले का प्रशासन कैसा था? तो जिले के सरकार कहा जाता था। जिले को क्या कहा जाता था? सरकार। ठीक। जिले को जिला नहीं कहा जाता था, सरकार नाम दिया गया था। प्रत्येक सूबा अनेक जिले में विभक्त था। यहाँ कई अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। ठीक। अब इसमें जो है प्रांत के पदाधिकारी कौन कौन से होते थे? तो सूबेदार। सूबे में कौन होता था? सूबेदार। यह सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था। इसका मुख्य कार्य कानून व्यवस्था बनाए रखना। इसे सैनिक एवं न्यायिक अधिकार भी प्राप्त थे। ये याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी उसमें आप सबके जब क्वेश्चन में ऑप्शन देते हैं तो उसमें पूछता है कि सैनिक और न्यायिक अधिकार इसको प्राप्त था कि नहीं। तो सूबेदार को सैनिक और न्यायिक अधिकार प्राप्त था। दीवान, यह प्रांत का वित्त मंत्री होता था। यह अपने कार्य के लिए केंद्र पर प्रति उत्तरदायी होता था। केंद्र के प्रति उत्तरदायी रहता था, सूबेदार के प्रति नहीं। बख्शी, तो यह प्रांतों की सेना की देखभाल और उनके निरीक्षण के लिए था। सद्र, यह प्रांतों में धार्मिक हितों की रक्षा करता था। ठीक है, कौन? सद्र। और काजी क्या था? तो सूबेदार के बाद यह प्रांत का सर्वोच्च न्यायाधीश था। काजी किसको कहते थे? न्यायाधीश को कहते थे। जिले के पदाधिकारी कौन कौन से होते थे? तो फौजदार जिले में होता था। यह जिले का प्रमुख अधिकारी था। यह सैनिक अधिकारी था। क्या था? सैनिक अधिकारी था। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना इसका मुख्य कार्य था। अमल गुजार, यह जिले का वित्त अधिकारी था। और काजी यह जिले का न्यायाधीश था, मुख्य न्यायाधीश। मनसबदारी व्यवस्था, तो मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने चालू की थी। मनसब फारसी शब्द है। इसका तात्पर्य है व्यवस्था में किसी स्थान अर्थात किसी सरकारी सेवा में मनसब से उसकी स्थिति का सूचक पता कर देते थे। ठीक है। यह मध्य एशिया में जो है मंगोलों से अकबर ने सीखा और इसको अपने यहाँ पे लागू किया। कब? 1575 में। अकबर ने पहले मध्यकालीन व्यवस्था में सरकारी सेवाओं के 3 वर्ग थे: सैनिक अधिकारी, लेखा अधिकारी व बुद्धिजीवी वर्ग। ठीक। तो इसके हिसाब से इसने मनसब दिया बाद में सबको। ठीक है। अबुल फजल ने उल्लेख किया है कि सम्राट ने 66 प्रकार के मनसब निर्माण किए थे। ठीक। मनसबदारी व्यवस्था में 2 सिद्धांत थे। 2 मुख्य सिद्धांत कौन कौन से? तो एक, सभी मनसबदार व्यक्तिगत रूप से सम्राट के अधीन रहते थे और प्रत्येक मनसबदार को 2 पद दिए जाते थे। 2 पद दिए जाते थे। जात पद एक होता था और एक होता था सवार पद। अब जात पद क्या होता था कि मनसबदार का व्यक्तिगत दर्जा होता था। ठीक है। व्यक्तिगत दर्जा, किस दर्जे का वो अधिकारी है, उसकी वरिष्ठता का सूचक होता था। यह जात पद से ही उसका वेतन वेतन निर्धारित होता था। मतलब जैसे जात, दरोगा जात के हो कि कांस्टेबल जात के हो कि जो है एसपी जात के हो या एसएसपी हो कि डीजीपी जात के हो, ऐसे ये होता था जात पद। ठीक है। और सवार पद, इससे एक मनसब को कितने घोड़े या कितने घुड़सवार जो है रखने की अनुमति होती थी, ये निर्धारित होता था किससे? सवार पद से। ठीक। तो सवार पद और जात पद 2 होते थे। मनसबदारी व्यवस्था के मुख्य बिंदु देख लीजिए। 1575 में अकबर ने शुरू किया था। जात मनसब वरिष्ठता बताता था और वेतन निर्धारित होता था इसी से। और सवार मनसब से उसके अधीन कितने घुड़सवार रहेंगे ये जो है निर्धारित होता था। मशरूत मनसब होता था ये, जब किसी मनसबदार को किसी शर्त के साथ अतिरिक्त मनसब दिया जाता था। ठीक है। कोई शर्त दे दिया गया, जैसे एक राज्यपाल को एक प्रदेश संभालना रहता, लेकिन जब किसी राज्य में एक राज्यपाल को 2-3 प्रदेशों का राज्यपाल बना दिया जाता है तो उसको जो है अलग अलग प्रदेश फंडिंग करके अब उसका वेतन देते हैं। ठीक है। अलग अलग अनुपात में। तो उसी हिसाब से जब किसी को अतिरिक्त कार्य दे दिया गया, अतिरिक्त मंत्रालय दे दिया गया, उसको मुश्रुत मनसब कहते थे। ठीक है। मुश्रुत मनसब कहा जाता था। 2 अस्पा और सिंह अस्पा ये चलाया था जहांगीर ने। 2 अस्पा होता था कि एक सवार के लिए 2 घोड़े रखने होते थे। ठीक। मान लीजिए एक मनसबदार है, उसके पास 1000 सवार रहें। ठीक है। तो उनमें क्या कर देगा कि एक सवार के लिए 2 घोड़े। ठीक है। तो 2000 घोड़े रहेंगे। और सिंह अस्पा क्या होता था कि एक सवार पे 3 घोड़े रखने होते थे। ठीक। तो एक सवार पे 3 घोड़े सिंह अस्पा, एक सवार पे 2 घोड़े 2 अस्पा। ठीक। जहांगीर ने इसको चालू किया था। अब आइए भू राजस्व व्यवस्था इस समय की देख लेते हैं। तो भू राजस्व व्यवस्था को संभालता था टोडरमल। 1580 में आईन ए दहसाला नामक व्यवस्था इन्होंने शुरू की, जो कि जब्ती प्रणाली का उत्तम रूप था। अब आप यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन है, जब्ती प्रणाली शुरू किसने की थी? जब्ती प्रणाली किसने शुरू की थी? किस जो है शासक ने? ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके अंतर्गत प्रत्येक परगने के कानून गो को यह निर्देश दिया गया था कि भूमि को 4 वर्गों में विभक्त करें। कौन कौन सी?
पोलज भूमि, पर्ती भूमि, चांचर भूमि और बंजर भूमि, ये मुगल काल की भूमियों के नाम हैं अलग अलग। ठीक है, तो इनको भी देख लीजिए। पोलज भूमि किसको कहते थे? जिस पर प्रत्येक वर्ष खेती होती थी। ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार पीसीएस परीक्षा में। प्रत्येक वर्ष जब खेती होती थी जिस भूमि पर, उसको कहते थे पोलज भूमि। पर्ती भूमि जिसपे एक वर्ष छोड़कर एक वर्ष दूसरे वर्ष खेती की जाती थी, फिर छोड़ो फिर खेती करो फिर छोड़ो, उसको पर्ती भूमि कहा जाता था। चांचर भूमि जिसमें 3 साल या 4 साल छोड़कर खेती की जाती है। बंजर जिसमें 5 वर्ष के बाद खेती, 5 वर्ष से खेती न हुई हो, तो उसको क्या कहा जाता था? बंजर खेती। ठीक, तो पोलज, पर्ती, चांचर और बंजर ये खेतियाँ थी। अकबर भू राजस्व के प्रत्येक बीघे पर 10 सेर अनाज जो है ज़्यादा लेता था। इसको क्या कहते थे? दह सेरी प्रथा। तो दह सेरी जो लगान वसूलता था, कौन वसूलता था? अकबर के समय वसूला जाता था। अकबर ने अजमेर में भू राजस्व काट कर 1/7 अथवा 1/8 कर दिया था। ठीक, औरंगजेब के समय भू राजस्व कितना था? 1/2। बहुत ही हाई भू राजस्व वसूल रहा था कौन? औरंगजेब। मुद्रा प्रणाली कैसी थी? तो मुगल काल में सोने के सिक्के, चांदी और तांबे की मुद्राएं चलाई गई थी। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं इधर। सोने के सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा जो चलाई गई और इसका नाम क्या था? इलाही। जो सोने के सिक्के चलाए गए उसका नाम था इलाही। चांदी की मुद्रा जो चलाई गई उसका नाम था रुपया। और सबसे पहले रुपया किसने चलाया था? ये बताइए आप कि रुपया चलाने वाले जो सम्राट थे उनका नाम क्या था? किसने चलाया था? चलिए यहीं पे लिखा हुआ है शेरशाह सूरी, तो आप क्या बताएंगे? लेकिन ये सब याद रखिए। इलाही और रुपया का जो अनुपात था वो 1:10 था। मतलब 10 चांदी के सिक्के बराबर 1 सोने के सिक्के के बराबर था। जलाली नामक एक चांदी का मुद्रा चलाया गया था। ठीक है, और इसको चलवाया था अकबर ने। ये जो है 1 रुपये का 1/2 के बराबर था। मतलब जो चांदी वाला रुपया था उसका भी 1/2 इसकी वैल्यू थी। नाम था जलाली। क्या नाम था? जलाली। और ये जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने चलाया था, इसीलिए इसका नाम रख दिया जलाली। मुगल काल में रुपया और दाम 1:40 के अनुपात में थी। ठीक है, रुपया और दाम का क्या अनुपात था? 1:40। अकबर के कुछ मुद्राओं में राम सीता का चित्र अंकित है और देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है क्या? राम और सिया, मतलब राम सिया। मुगल काल के भूमि का प्रकार देख लेते हैं। तो अभी आपने देखा पोलज, पर्ती, चांचर और बंजर। मुगल सम्राट में न्याय करने के दिन जो होते थे तो अकबर किस दिन चुनता था? बृहस्पतिवार को चुना था। जहांगीर मंगलवार को न्याय करता था। शाहजहां बुधवार को अपनी कोर्ट लगाता था और औरंगजेब बुधवार को अपनी कोर्ट लगाता था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मुगल कालीन स्वर्ण मुद्रा तो इलाही थी। ठीक है, सर्वाधिक लोकप्रिय स्वर्ण मुद्रा थी। संसब या शहनशाह, इस सबसे बड़ी मुद्रा थी कौन? 101 तोला वजन था इसका, 101 तोला। ठीक, इसका वजन था, उसका नाम था शहनशाह। ये सब स्वर्ण मुद्राएं हैं। ठीक है, इलाही, शहनशाह, रहस ये संसब के आधे वजन की थी। ठीक, आत्माह ये जो है संसब की चौथाई वजन की थी। बिनसत संसब के 5वें हिस्से के बराबर थी और चुगुल संसब के 50वें हिस्से के बराबर थी। तो सबसे बड़ी जो मुद्रा थी उसका नाम था संसब या शहनशाह। और सर्वाधिक जो लोकप्रिय मुद्रा स्वर्ण मुद्रा थी वो थी इलाही। ठीक, मुगल कालीन स्थापत्य कला देखेंगे तो स्थापत्य कला में जो है मुगल काल का महान युग माना गया। मुगल काल को बाबर ने स्थापत्य कला से अत्यधिक प्रेम किया और उसने क्या किया? मंदिरों को तोड़वा तोड़वा के खूब मस्जिद बनवाया। इतना प्रेम था स्थापत्य कला से कि सारी मंदिरों को तोड़वा तोड़वा के मस्जिद बनवाना शुरू कर दिया। ठीक, इसके समय हिंदू और इस्लामी शैलियों में समन्वय हुआ। किसके समय पर? अकबर के समय में। तो इसने जो बनवाया उसमें हिंदू और जो है इस्लामी शैलियों को अपने जो है समेटा एक ही जो है स्थापत्य कला में। ठीक, हुमायूं का मकबरा ये दिल्ली में है। 1564 में हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने ये देख रेख में बनवाया गया। इस मकबरे का जो वास्तुकार था उसका नाम था मीर मिर्जा गयास। ठीक है, तो मिर्जा गयास नाम याद रखिए। यह लाल पत्थर की इमारत से बना हुआ है, लाल पत्थर की इमारत से। फतेहपुर सीकरी योजना ये 1569 में चालू की गई और 1584 तक बनाया गया इसको। ठीक है, यह नगर अकबर ने बसाया था। शाहजहां की इमारतें यह स्वर्ण काल कहलाया स्थापत्य कला की और इसने 1638 में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट की। 1638 में, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये बैठता कब है गद्दी पर? 1627 में। और उसी के 11 साल बाद प्लस 11 साल बाद 1638 में ये राजधानी आगरा से दिल्ली को शिफ्ट कर देता है। ठीक, और शाहजहानाबाद नामक एक नगर बसाता है। जहांगीर की इमारतें कौन कौन सी? तो ये आगरा के पास सिकंदरा में स्थित है। 1638 में इसका निर्माण करवाया। और अकबर का मकबरा जहांगीर ने ही बनवाया था ना, तो जहांगीर कालीन इमारत सिकंदरा में अकबर का मकबरा निर्मित है और 1613 में इसके जो है मकबरे का निर्माण हुआ।
5 मंजिला इमारत है। इसमें गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है। इसमें हिंदू, इस्लामी, बौद्ध तीनों शैलियों का मिश्रण है, याद रखिएगा। इसी का एक ऐसा मकबरा है जिसमें 3 शैलियों का मिश्रण है। एतमादुद्दौला का मकबरा, ये कौन है? तो जहांगीर के ससुर हैं। 1626 में इनका निर्माण कराया गया इस मकबरे का। यह इमारत जो है संगमरमर से निर्मित है। पहली इमारत है मुगलकालीन जो कि संगमरमर से निर्मित है। संगमरमर से निर्मित पहली इमारत है, याद रखिएगा। इसमें पितृड्यूरा शैली की नक्काशी किए गए, यह यूरोप की शैली है। इसमें क्या होता था कि इस शैली में जैसे कोई निर्माण करवाया गया तो उसमें जो है रत्न जड़े जाते थे, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, तो उसको कहा जाता था पितृड्यूरा शैली। ठीक, भारत में यह पहली इमारत है जिसमें इस शैली का जो है प्रयोग किया गया था। जहांगीर का मकबरा, तो ये लाहौर के शहादरा में है। लाहौर के शहादरा में है। 1628 में नूरजहां ने इसका निर्माण करवाया था। यह 1 मंजिला इमारत है। चित्रकला के माध्यम से इसमें सजावट हुई है, चित्रकला के माध्यम से। ठीक, दिल्ली की इमारतें, तो दिल्ली का लाल किला 1638 में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ और 58 तक ये बनता रहा। ठीक, इस किले के अंदर अनेक इमारतों का निर्माण हुआ। दीवान ए आम, यह संगमरमर से निर्मित 3 तरफ की खुली इमारत है। यहीं पर शाहजहां का तख्त ए तायूस मयूर सिंहासन रखा जाता था दीवान ए आम के पास। ठीक है, दीवान ए आम में जो है तख्त ए ताऊस रखा था। दीवान ए खास, यह भी संगमरमर से निर्मित था। इसकी दीवार पर अमीर खुसरो का एक दोहा लिखा है जिसमें इन जो है इमारतों को उपयुक्त श्रद्धा प्रदान करता है। लिखा है, अगर फिरदौस बर रुए जमी अस्ता, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। मतलब इसका मतलब था कि अगर यहाँ पे धरती पे कहीं जन्नत है तो कहाँ है? यहीं है, यहीं है, यहीं है। ठीक, रंग महल, रंग महल ये शाहजहां का अपना महल था जिसमें शाहजहां रहता था। इसको रंग महल कहते थे। शीश महल, ये शाही परिवार का स्नानागार था जहाँ पर नहाती थी औरतें, उसको कहते थे शीश महल। दिल्ली का जामा मस्जिद, ठीक, तो लाल किले के बाहर 1644 में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ और 1658 में बनकर तैयार हो गया। कौन? जामा मस्जिद। यह लाल पत्थर से बनाया गया है। इसमें ऊपर संगमरमर की 3 गुंबदें बनी हुई हैं। ठीक है, अकबर द्वारा बनवाए गए किले, तो आगरा का किला बनवाया इसने 1565 ईस्वी में। लाहौर का किला 1565 में, अजमेर का किला 1573 में, अटक का किला 1581 में और इलाहाबाद का किला 1583 में बनवाया किसने? अकबर ने। मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? आगरा में इमारतें, तो मोती मस्जिद बनवाई, यह आगरा किले के अंदर है, यह संगमरमर से निर्मित है। जामा मस्जिद 1638 में शाहजहां ने अपनी पुत्री जहां आरा का सम्मान करने के लिए बनवाई थी। कौन सी मस्जिद? जामा मस्जिद। ठीक है, यह लाल पत्थर से निर्मित है। ताजमहल मुगल काल का सबसे सुंदर इमारत है। 1632 में इसका निर्माण शुरू हुआ और 54 में यह बनकर तैयार हुआ। इस इमारत में हुमायूं के मकबरे की शैली पर निर्मित है। इसका वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी था। ठीक है, इसका मुख्य इमारत अष्टभुजाकार है। इसमें मुमताज महल और शाहजहां की कब्र बनी हुई है। इसने जो है मकराना से लाया गया संगमरमर प्रयुक्त किया गया है। औरंगजेब के समय की इमारतें, राबिया उद्दौरानी का मकबरा, यह औरंगजेब की पत्नी थी और 1679 में औरंगजेब ने अपनी पत्नी की स्मृति में औरंगाबाद में इस मकबरे का निर्माण करवाया। इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है तथा दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। इसको ताजमहल की बदसूरत परछाई भी कहा जाता है। ठीक, क्योंकि इसको ताजमहल जैसा बनाने का जो है वो रखा गया लक्ष्य, लेकिन ये ताजमहल इतना सुंदर बना नहीं। 1672 में इसका लाहौर ए बादशाही मस्जिद, 1672 में इसका निर्माण हुआ। इस मस्जिद में 8 मीनारों का निर्माण किया गया है। लाहौर की बादशाही मस्जिद। ठीक, दिल्ली मोती मस्जिद 1662 में लाल किले के अंदर इसका निर्माण करवाया गया। यह संगमरमर से निर्मित इमारत है। इसमें अतिरिक्त मथुरा और वाराणसी में भी इसने मस्जिद बनवाई जो लाल पत्थर से निर्मित है। ठीक है, मुगल चित्रकला में सबसे ज़्यादा जो है आगे कौन थे? तो बाबर ने चित्रकला में रुचि ली और इसकी आत्मकथा में ईरानी चित्रकार बिहजाद के चित्रों का मार्मिक समीक्षा की है। देखिए, इसमें जो चित्रकारों के नाम हैं यही याद रखने रहे केवल। तो बिहजाद किसके समय था? बाबर के समय। हुमायूं की चित्रकला में रुचि है और इसने हुमायूं ईरानी प्रवास के दौरान 2 चित्रकार ख्वाजा अब्दुल समद और मीर सैयद अली, दोनों के नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हुमायूं के समय के थे, ख्वाजा अब्दुल समद और मीर सैयद अली। ठीक, ये बाद में अकबर के समय भी रहेंगे, लेकिन जब पूछेगा अगर हुमायूं दे दिया तो हुमायूं लगाया जाएगा, अगर अकबर ही दिया हुमायूं नहीं दिया है तो अकबर लगाया जाएगा।
हुमायूं जब पुनः भारत लौटा तो दोनों ईरानी चित्रकारों को अपने साथ ले आया और अपनी चित्रशाला में रखा। इस समय मुगल चित्रकला नींव किसने रखी? हुमायूं ने। अकबर के चित्रकला विभाग खोला और उसका जो प्रमुख नियुक्त किया किसको? अब्दुल समद को नियुक्त किया, क्योंकि इसको कौन लेके आया था? इसका पिता हुमायूं लेकर आया था। अकबर के समय महत्वपूर्ण चित्रकार कौन कौन से थे? नाम याद रखिएगा। ख्वाजा अब्दुल समद, मीर सैयद अली मिस्किन, फारूक बेग, जसवंत, बसावन, केशव, लाल मुकुंद, मधु, माधव, राम, हरिवंश, महेश, तारा, खेमकरण, सनबल और जगन। ठीक है, ये दो तीन को छोड़ के बाकी सब हिंदू थे अकबर के समय। ठीक, चित्रकला में जो चित्रकारी में उस्ताद लोग थे। अब हम लोग जो है जहांगीर के सबसे प्रिय चित्रकार कौन थे? तो अबुल हसन थे। कौन थे? अबुल हसन, जिसने एक राजरोहण का चित्र बनाया। जहांगीर ने इसे नादिर उल जमा, अपने समय का अद्भुत की उपाधि दी। जहांगीर का दूसरा महत्वपूर्ण चित्रकार था मंसूर। अबुल हसन और मंसूर जहांगीर के समय के थे, तो नाम याद रखिएगा, मंसूर और अबुल हसन। तो नादिर उल जमा की जो इसने पदवी दी अबुल हसन को दी, और मंसूर को जो पदवी दी वो थी क्या? नादिर उल असर। क्या थी? नादिर उल असर। ये मंसूर को थी, अपने समय का श्रेष्ठ। ठीक, तो ये दो पदवियाँ हो गई जहांगीर के समय के चित्रकारों की। जहांगीर के समय और चित्रकार जो थे तो अबुल हसन, मनोहर, मंसूर, मोहम्मद नादिर, फारूक बेग, मुराद, बिशन दास, गोवर्धन और दौलत। बिशन दास, गोवर्धन, मुराद, दौलत, ये कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक, अब आ जाएगा शाहजहां को अपना दैवी प्रकार का चित्र बनवाने का बहुत शौक था। जैसे सिर के पीछे प्रकाश का गोला, जिसको आभा मंडल कहते हैं। ठीक है, शाहजहां के समय के चित्रकार कौन कौन से थे? गोवर्धन, चतुर, मोहम्मद नादिर, विचित्र, बालचंद्र, चिंतारमण, अनूप। ठीक, तो अनूप को याद रखिए। औरंगजेब धार्मिक कारणों से चित्रों को पसंद नहीं करता था। ये सबसे बड़ा जाहिल राजा था। ये चित्र जो है केवल मुसलमान होने की वजह से नए चित्रों को पसंद करता था। ठीक है, न मनोरंजन को पसंद करता था, न ये जो है गाने को पसंद करता था, संगीत को पसंद नहीं करता था। बस क्या होता था कि उसमें एक बीड़ा थी, तो बीड़ा को बजाने का इसका शौक था, तो बीड़ा बजाता था बस। ठीक है, राजस्थानी शैली में जो है, तो इसने जो है जब इन लोगों को, भाई राजा को जब पसंद नहीं है तो चित्रकला में वो क्यों रखेगा? चित्रकला विभाग को उसने बंद कर दिया। तो जो चित्रकार उस समय थे उन्होंने अपने जो है रोजी रोटी के प्रबंध के लिए क्या किया? राजस्थान के राजाओं से मदद मांगी। तो उस समय राजस्थानी शैली आ गई। अब राजस्थानी शैली शुरू हो जाएगी। ठीक, तो इसमें क्या होगा? मेवाड़ शैली। राणा जगत सिंह के समय अत्यधिक उत्कर्ष हुआ। मनोहर इस शैली का चित्रकार था। कौन? मनोहर। फिर आएगी बूंदी शैली। राजा सुरजन सिंह के समय यह शैली का उत्कर्ष हुआ। फिर आएगी कोटा शैली। बूंदी शैली से जन्मी शैली है। जयपुरी शैली सवाई प्रताप सिंह के समय में इसका उत्कर्ष हुआ। बीकानेरी शैली रुकनुद्दीन और शहाबुद्दीन मस्तराम इसके प्रमुख चित्रकार थे। किशनगढ़ शैली ये राजा सावंत सिंह के समय में सर्वाधिक उत्कृष्ट हुई, और इस शैली का प्रमुख चित्रकार था निहाल चंद्र। निहाल चंद्र का नाम एक बार पूछा जा चुका है किशनगढ़ शैली से रिलेटेड। ठीक, अब आएंगे पहाड़ी शैली। तो बसोली शैली इसमें आती है पहाड़ी शैलियों में। यहाँ के राजा कृपाल पाल के समय में इसका उत्कर्ष हुआ। इस शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? देवीदास। बसोली शैली के देवीदास थे चित्रकार। कांगड़ा शैली यह राजा संसार चंद्र के समय में इसका उत्कर्ष हुआ। जम्मू शैली राजा रणजीत देव के समय इसका उत्कर्ष हुआ, और गढ़वाल शैली राजा पृथ्वीपाल सिंह के समय इसका उत्कर्ष हुआ। ठीक, मुगलकालीन चित्र संगीत कला, तो ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अकबर के समय संगीतकार जो थे ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप केवल दो तीन लोगों का नाम याद रखिए, अब्दुल रहीम खान खारा, सुभान मियाँ, रंगसेन, तानसेन, ये लोगों का नाम याद रखिए बस। ठीक है, रामदास वगैरह। शाहजहाँ के तो संगीतकार का रहने दीजिए। मुगलकालीन साहित्य इसके समय ये देख लीजिए। ग्रंथ का नाम है तुझ-ए बाबरी, तुर्की भाषा में लिखी गई, बाबर ने लिखा था। यह बाबर की आत्मकथा है। ठीक, हुमायूं नामा फारसी में लिखी गई है, गुलबदन बेगम ने लिखा था। यह हुमायूं की सौतेली बहन थी, इसने अपना संस्मरण लिखा था। ठीक है, तारीख ये शेर शाही ये अब्बास खां सरवानी ने लिखा था। किसने? अब्बास खां सरवानी ने लिखा था फारसी में। देखिए भाषा भी याद रखिएगा। तारीख ये शेर शाही अब जो है फारसी में अब्बास खां सरवानी ने लिखा था। शेर शाह के जीवन का वर्णन किया है। अकबरनामा अब्दुल्ला फैजी सरहिंदी ने लिखा है, या दूसरी अकबरनामा लिखी गई थी। ठीक है, अकबरनामा दो है। एक अकबरनामा है जो कि फारसी में है, इसको अबुल फजल ने लिखा था। इसने
अकबर के शासनकाल के 46 वर्षों का वितरण इसमें जो है विवरण किया है। अकबरनामा 3 खंडों में विभक्त है। इसका तीसरा खंड आइन ए अकबरी है। आइन ए अकबरी है जिसमें अकबर के प्रशासनिक नीतियों का वर्णन है। अकबर के प्रशासनिक नीतियों का वर्णन है किसमें? आइन ए अकबरी में। तारीख ए हक्की फारसी भाषा में है। यह अब्दुल हक देहलवी ने लिखा था। इसमें अकबर के धार्मिक नीति की कड़ी आलोचना की गई थी। ठीक है, तारीख ए हक्की में। और शाहजहां नामा फारसी भाषा में लिखी गई है। मोहम्मद सादिक खान ने लिखा था इसको और शाहजहां का जो है विवरण किया है इसमें। मुगल काल में अनुवादित ग्रंथ अकबर ने जो है अनुवाद विभाग स्थापित किया और फैजी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया था। किसको? फैजी को। महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा के नाम से, देखिए रजमनामा के नाम से महाभारत का फारसी अनुवाद कराया गया। बदायूनी एवं टर्क खां के सहयोग से इसका अनुवाद किया गया था। ठीक, रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद बदायूनी ने किया। अथर्ववेद का फारसी भाषा में अनुवाद हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किया था और राज तरंगिरी का फारसी भाषा में अनुवाद किया था मौलाना सीरी ने। गणित की पुस्तक लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किया था फैजी ने। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किया था अबुल फजल ने। अनवर ए सुहाइली नाम से किया गया था पंचतंत्र को, अनवर ए सुहाइली। कालिया दमन का फारसी भाषा में अनुवाद किया था अबुल फजल ने। ठीक है, और उसका नाम रखा गया था आयगर दानिश। क्या नाम रखा गया था? आयगर दानिश। तो नाम याद रखिएगा, आयगर दानिश क्या है? कालिया दमन। और अनवर ये सुहाइली क्या है? पंचतंत्र है। ठीक है, रजमनामा क्या है? महाभारत है। भागवत पुराण का फारसी अनुवाद टोडरमल ने किया था। टोडरमल ने भागवत पुराण का अनुवाद किया था। और सिंहासन बत्तीसी का फारसी अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से फिर से 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। मुगल काल में आए विदेशी यात्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राल्फ फिश सबसे पहले आया था, यह अकबर के समय आया था। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में, और फिर आगरा की तुलना लंदन से की थी। फिर राल्फ फिश के बाद कैप्टन हॉकिंस आया 1608 से 1611 में। ये जहांगीर के समय आया। जहांगीर ने इसे 400 मनसब प्रदान किए। ठीक है, मनसबदार बना लिया था। सर टॉमस रो यह 1615 से 18 में आया। किसके समय? जहांगीर के समय। ठीक, पित्रो डेला वले ये 1623 से 26 में आया, जहांगीर के समय आया था। और ये जो है यह इतालवी यात्री था जो कि सूरत पहुंचा। ठीक, पीटर मुंडी ये आएगा शाहजहां के शासनकाल में 1630 से 34 में, इतालवी यात्री था। ट्रेवरनियर यह इतालवी यात्री था 1638 से 63 में बीच यह भारत में 6 बार आया। हीरा का व्यापारी होने के कारण हीरा व्यापार के बारे में इसमें विवरण महत्वपूर्ण है। मनुची यह इतालवी यात्री था और यह 1653 से 1708 में ईस्वी में भारत में आया। शाहजहां के अंतर्गत दारा सिकोह के सेना में तोपची की नौकरी कर ली थी। किसने? मनुची ने। ये चिकित्सक का भी पेशा इसने किया था। और बर्नियर लास्ट में आया शाहजहां के समय में। यह भारत आया और शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के युद्धों का वर्णन किया किसने? बर्नियर ने। किसने किया है? बर्नियर ने। ठीक, तो ये आपका आज जो है उत्तर मुगल कालीन क्लास से ख़त्म होती है। अगर आपको ये श्रृंखला अच्छी लग रही हो तो कृपया आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलेंगे नई क्लास में साथ में मराठा, इसमें मराठाओं के बारे में पढ़ेंगे और फिर ये आपका मध्यकालीन भारत समाप्त हो जाएगा। फिर हम बढ़ेंगे आधुनिक भारत की तरफ। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।